आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा बॉस जरूर देखा होगा या शायद देख रहे होंगे जिसने आपको जन्मों के लेसन सिर्फ 1-2 साल में ही सिखा दिए है। जैसे लीडर कैसा नहीं होना चाहिए, 25-30 लोगों में फ्रस्ट्रेशन कैसे छुपाई जाती है और इंसल्ट को कैसे एक स्माइल में बदला जाता है। पर दिक्कत ये है, ये सारी पावर सिर्फ ऑफिस तक ही चलती है। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं, ऑटो वाले पर, ट्रैफिक वाले पर, पड़ोसी पर, फैमिली पर और दोस्तों पर ये फ्रस्ट्रेशन खुलकर निकलती है, क्योंकि अगले दिन ऑफिस वापस भी तो जाना है। अगर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली तो, और जाना भी जरूरी है। जॉब गई तो रेंट कैसे निकलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा और बच्चे की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, तो झेलना तो पड़ता है यार। और अगर ऑफिस टॉक्सिक कल्चर से भरा हो, जहाँ प्रमोशन के लिए किसी ना किसी की बुराई करनी पड़ती हो, तो और भी झेलना मुश्किल हो जाता है। और ये इंडिया में इतना नॉर्मल हो चुका है कि वी आर फैमिली जैसे शब्द हमें वी आर एनिमी सुनाई देते हैं। और आज इसी वजह से जेनजी जनरेशन किसी कंपनी में 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ सैलरी नहीं चाहते, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी चाहते हैं और लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये स्टार्टअप और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री समझ नहीं पा रही है। तूने मीटिंग में ये क्यों बोला तू संडे को नहीं आएगा? अरे क्यों आओ भाई, मैं मेरे बाप की कंपनी थोड़ी जो संडे को भी आऊंगा यहाँ पे। हाँ भाई, किधर से आ रहे हो? ब्रेक से। अरे काम कौन करेगा यार? मैं ही करूंगा अपना काम। ओ हेलो, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, समझ आई? हाँ तो फायर कर दो। अरे वाह, इतनी जल्दी पीपीटी बना ली, कैसे? यही से। अबे यार, कभी अपना दिमाग भी यूज किया करो भाई। तो ये चीजें हमारे काम फास्ट करने के लिए तो हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कभी अपना दिमाग भी यूज करो भाई। आप ऑफिस कैसे होते हैं सर? कार से। मेट्रो से करनी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो। जब मेरे पास कार है तो क्यों आऊँ मेट्रो से? एग्जैक्टली। और इसी वजह से कंपनीज को भी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज नहीं मिल पा रहे और एम्प्लॉयज को भी लॉन्ग टर्म वर्क प्लेस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पेरेंट्स की जनरेशन को देखोगे तो उनके टाइम पर लोग 20-30 साल, 40-40 साल एक कंपनी में निकाल देते थे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ प्रॉफिट को ही बिजनेस नहीं देखा जाता था, ह्यूमैनिटी को भी प्रायोरिटी दी जाती थी। एम्प्लॉयज की लाइफ के बारे में सोचा जाता था। बिलियनियर बनने से पहले लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बनने की कोशिश करते थे, और जो कंपनी फिलैंथ्रोपी का मतलब समझ जाती थी वो बनती है टाटा। टाटा ग्रुप की जनरेशंस ने बिजनेस से पहले लोगों को समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, उनकी जरूरतों को समझा और लोगों की लाइफ बेटर बनाने की कोशिश की। और यही असली मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट का, चाहे इसमें इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो या फिर पूरी कंट्री। और अगर आप दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड फिलैंथ्रोपिक फैमिली सर्च करोगे गूगल पर, तो सबसे ऊपर नाम आता है टाटा ग्रुप का। और अगर इनके सक्सेस का रीजन सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो निकलती है ह्यूमैनिटी। और इसी माइंडसेट की वजह से टाटा लगभग हर फील्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और टाटा के अंदर काम करना गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है। और ये चीज सिर्फ 10-20 साल में नहीं अचीव हुई, इसको 158 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। और उसी लेगेसी को बनाने के पीछे लोगों के सपने, उनकी जिद, उनका पैशन और उनकी मेहनत है। और उन्हीं सपनों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाती है अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई द टाइटन स्टोरी। हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ, लेगेसी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर सके। टाइटन। आज आप घर में बैठ के 10 मिनट में फोन निकालकर एक लग्जरी टाइटन वॉच ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उस लग्जरी वॉच को आपके हाथ तक पहुंचाने के पीछे एक टीम का और 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़क्सी देसाई और JRD टाटा। ये सीरीज इन दोनों के छोटे से सपने की कहानी है जो आज इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है। एक ऐसा सपना जहां इंडिया अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास लग्जरी वॉच पहने, जहां आज आपको इंस्टेंट डिलीवरी के टाइम सब कुछ ईजी लगता है, लेकिन 1980 से पहले इंडिया में मोस्टली वॉचेस जो लग्जरी होती थी वो स्मगल्ड होके आती थी। उस बिजनेस पर गैंगस्टर्स और गुंडों का राज था। उसी वक्त ज़क्सी देसाई को आइडिया आता है इंडिया की अपनी पहली लग्जरी वॉच बनाने का। आपने देश की लक्ष्मी के लिए लैक्मे बनाया, लेकिन नारायण के लिए क्या? Watch. यस, Come on, you cannot be serious. आई एम। ये सीरीज दिखाती है कि ये आइडिया उस टाइम इतना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जब आज हम देखते हैं टाइटन कंपनी को, ये एक एम्पायर बन चुकी है। इसके अंदर ज्वेलरी, आईवीआर, स्किन केयर, इतनी मार्केट आ चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज ये। लेकिन उस टाइम ये आइडिया इम्पॉसिबल था। ज़क्सी देसाई सबसे पहले हर जगह से फेल होते हैं। जब भी वो आइडिया किसी को बताते हैं, सबने रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट टाइम। सोचो, एक छोटे से सपने ने आज कितने लोगों की लाइफ बेटर की है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है और इंडिया को किस स्टैंड पर लेकर गई है। और ज़क्सी देसाई के सपने को सबसे पहले सपोर्ट किया था लेजेंडरी JRD टाटा ने। स्विट्जरलैंड के वॉच मेकर्स हम इंडियंस को उनके साथ कोलैबोरेट करने के लायक नहीं समझते। घड़ी बना सकते। हाँ, सीरीज में ज़क्सी देसाई और JRD टाटा की केमिस्ट्री बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। ऐसा लगता है JRD टाटा जैसे मेंटोर अगर इंडिया में हर टैलेंटेड इंसान को मिल जाए तो हजारों टाइटन खड़ी हो सकती हैं। JRD टाटा वही इंसान है जिनसे रतन टाटा खुद अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे। He was a wonderful human being, lovely human qualities,
totally humble. Very self-effacing. Yeah, he never would let anyone check him in when he flew. He would always stand in line at a check-in counter. That he drove his car home every evening. He often drove himself to work in the morning, and he was an Indian through and through. He was a very, very warm human being. I really got to know him and love him as time went on. His tremendous interest in new things, new technology, electronics, computers, etc., which gave us common ground to talk, and tremendous excitement over so many things of today's world. और सीरीज दिखाती है कि ज़क्सी देसाई और जेआरडी टाटा में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों को चैलेंज लेना बहुत पसंद थे और शायद ये तो टाटा जनरेशंस की खासियत है। जेआरडी पहले ही कुछ कन्वर्सेशन से समझ जाता है कि ज़क्सी कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है, उसके अंदर कुछ स्पेशल है, वो जॉयफुल है, वो लाइफ को अलग नजर से देखता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता है। ज़क्सी भी एम्प्लॉयज को रिसोर्सेज नहीं बल्कि इंसान समझता था और शायद इसी क्वालिटी की वजह से जेआरडी उनको हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं और इस सीरीज में इन दोनों का रिलेशन कलीग से कहीं ज्यादा था। इस केमिस्ट्री में एक जो बिजनेस की दुनिया को देखना शुरू कर रहा था और एक जो बिजनेस को देख चुका था। इनका रिलेशन ना ही स्टूडेंट टीचर जैसा था, ना ही दोस्त जैसा और ना ही बड़े भाई जैसा। कुछ रिलेशंस होते हैं जिनका नाम नहीं दे पाते हम। जब भी ज़क्सी को कोई प्रॉब्लम होती थी वो जेआरडी के पास पहुंच जाते थे और जेआरडी भी उसको कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते थे, वो उसको घुमा देते थे, बल्कि ज़क्सी खुद आंसर ढूंढता था उनकी बातों से। ठीक वैसे ही जैसे कृष्णा अर्जुन को रिप्लाई करते थे, उसमें खुद मतलब ढूंढना होता था। 19th सेंचुरी में जब अमेरिका में ये ऊंचे ऊंचे स्काईस्केपर्स बन रहे थे, तो नेचुरली उनमें लिफ्ट्स की जरूरत पड़ी, बट दीज एलिवेटर्स वर टू स्लो। जो लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता वो ऊब जाता और जो लिफ्ट के अंदर होता उसे क्लोस्ट्रोफोबिक महसूस होने लगता। तो स्काईस्क्रेपर्स बनाने का पूरा प्लान ही खतरे में पड़ गया, क्योंकि बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में 50वीं 60वीं मंजिल पे कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा? You know what they did? They built high-speed lifts. That technology was years away. They installed mirrors in the lifts, आईने, ताकि आप अपना चेहरा देख सकें, अपने कपड़े ठीक कर सकें, अपने बाल संवार सकें और आपको पता भी नहीं चले कब आपका फ्लोर आ गया। Such a simple solution इतने बड़े प्रॉब्लम के लिए। सीरीज में जब भी दोनों के एक साथ सीन आते हैं तो बिजनेस वालों के लिए मास्टर क्लास से कम नहीं है। एमबीए को फेल करती है पूरी सीरीज विजडम के मामले में। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको तुरंत अपनी दुनिया में खींच लेती है और जो ज़क्सी का कैरेक्टर है वो 3 इडियट के रेंचो जैसा लगता है, क्यूरियस, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर। हर चीज को डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से समझाना और लाइफ को ऐसे जीना जैसे आइसक्रीम खा रहा हो। द टाइटन स्टोरी बायोग्राफी ड्रामा है जो इंस्पायर्ड है बुक से। बुक का नाम है टाइटन, रिटन बाय विनय कामत और इसी वजह से सीरीज का स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग रहती है थ्रू आउट द शो। इतने साल की मेहनत के बाद ये बनाया आप लोगों ने। अगर इमोशंस की बात करें तो ये आपको हंसाती है, रुलाती है और इंस्पायर भी करती है। हर 1 मिनट के बाद आपके इमोशन चेंज होने वाले हैं सीरीज देखते हुए। कई मोमेंट्स हैं ऐसे जिसमें आपको लिटरली गूज़बम्प्स आने वाले हैं और एक सीन है मेरा जो फेवरेट है इस पूरी सीरीज का, जब सालों की मेहनत के बाद जब पहली टाइटन वॉच बनती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो सब लोग सर्कल बना के उसको ऐसे देख रहे थे जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। और जब ज़क्सी ऑफिस से अपने बाहर निकलता है तो वो उनकी रिएक्शन देखता है कि क्या हुआ है, उनके पास जाता है और वो सारे ऑफिस के लोग उसको ऐसे हैंड ओवर कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा हाथ में उसको दे रहे हैं। इतना सेंसिटिव तरीके से दिखाया है वो सीन और ज़क्सी के इमोशंस भी वैसे ही दिखते हैं फेस पर जैसे वो फादर बन गया हो। लिटरली पूरी टीम रो रही थी जब पहली घड़ी बनी। ये सीन ब्यूटी है इस सीरीज की। और जो सीरीज का म्यूजिक का टेस्ट है वो ज़क्सी की पर्सनैलिटी से उठाया हुआ है। ज़क्सी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, उसको आर्ट, डिजाइन, लिटरेचर, क्लासिक म्यूजिक और एस्थेटिक से बहुत प्यार था। वो एक ऐसा इंसान था जो बिजनेस को क्रिएटिविटी के साथ देखता था। उन्होंने टाइटन को मोजार्ट की म्यूजिक से कंपेयर किया था। इंडिया इज रेडी फॉर टाइटन। और इस सीरीज में भी काफी हेवीली यूज है म्यूजिक का, जो कि हर सीक्वेंस में कुछ मतलब निकालते हैं एक नई जर्नी और नए वेंचर का। ये गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं रखे गए बल्कि एरा को एस्टेब्लिश करते हैं, ज़क्सी की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और टाइटन की जर्नी को एक रोलर कोस्टर बना देते हैं। तेरे स्कोर आइडिया पे विश्वास करके ना हमेशा तेरे साथ खड़ा रहकर किया क्या? आपकी घड़ी खरीदेगा कौन? टाइटन सिर्फ एक घड़ी नहीं,
इस देश की पहचान बन सकती है। यहाँ पर म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग टूल बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल यूज किया गया है ताकि आप उस टाइम के साथ रिलेट कर पाओ। इसमें जब भी सीरीज में कोई कैरेक्टर ट्रेवल करता है तो आपको एक वाइड शॉट दिखाया जाता है, क्रॉप्ड उसमें ग्रेन्स दिखते हैं उस टाइम की आपको फील देने के लिए। वो एकदम डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देती है। ऐसा लगता है कि रियल फुटेज यूज की गई है मुंबई, साउथ और दिल्ली की। और कास्टिंग की भी बात की जाए तो एक्यूरेट कास्टिंग है। लास्ट में रियल फोटोज दिखाए जाते हैं उन कैरेक्टर के। जब आप ये सीरीज देखोगे आपको लगेगा कि पर्सनालिटी एग्जैक्ट मैच होती है जो भी लिए गए हैं एक्टर्स इसमें। और नसीर सर से बेटर जेआरडी मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि खुद जेआरडी अपनी एक्टिंग करने के लिए आ गए हैं। जैसा आउटलुक और जैसे एक्सप्रेशन दिए हैं और लुक्स भी बहुत सिमिलर है। पता नहीं कॉस्ट्यूम और मेकअप का कमाल है या फिर नसीर सर का फेस ही मैच करता होगा उनसे शायद। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीन प्रेजेंस। जब भी कोई फिलोसफी और लाइफ के बारे में बात होती है तो वो नेचुरली सूट करता है नसीर सर की पर्सनैलिटी पे। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी जो कैरेक्टर था उनका वो भी वैसा ही था। और इस सीरीज में भी उनके रिएक्शन शॉट ही इतना कमाल कर देते हैं। जैसे एक ह्यूमिलिएशन वाला सीन है, उनके आंखों से ही आपको पता लग जाएगा कि इंडिया में कुछ बड़ा बनने वाला है। मैंने ये सीरीज बिंज वॉच करी है। इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी ग्राउंडेड और एस्पायरिंग लगी है मुझे। मैं सबको रिकमेंड करने वाला हूँ ये सीरीज। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वक्त अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए भी है जो अपना वक्त बदलना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं किसी सीरीज या फिल्म को मस्ट वॉच बोलूं कि हर किसी को वो देखनी चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये बिजनेस स्कूल और स्कूल्स में भी दिखानी चाहिए ताकि हमारी यंग जनरेशन को पता लग सके कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के सामने। ये एक सीरीज बहुत कुछ सिखाती है। रिलेशनशिप, नेशन बिल्डिंग, लीडरशिप, मेंटोरशिप, ड्रीमर्स और अचीवर्स की लाइफ और ह्यूमैनिटी और इन सब से इम्पोर्टेंट होप देती है ये सीरीज। जहाँ आज स्टार्टअप वर्ल्ड में ले ऑफ चल रहे हैं, AI की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, एम्प्लॉयज के बारे में सोचा नहीं जाता, सिर्फ नंबर की केयर की जाती है। किस कंपनी ने कितना बड़ा टर्नओवर किया है, किस कंपनी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, सिर्फ नंबर्स की बात की जाती है, लोगों की बात कोई नहीं करता। लेकिन टाइटन स्टोरी इन सब के बीच में हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बनती, वो बनती है रिलेशनशिप से, ट्रस्ट से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमैनिटी से। और इसी वजह से कुछ कंपनियां शायद मार्केट के लीडर बन जाती है, लेकिन कुछ कंपनियां जनरेशंस की लेगेसी बनती है। और आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। हर किसी को स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को जेआरडी का सपोर्ट मिल जाता है, किसी को आप जैसी ऑडियंस का। तो यहाँ मुझे आपके सपोर्ट में चाहिए सिर्फ एक सिंगल क्लिक सब्सक्राइब बटन पर, क्योंकि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपने इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है कि आप इसमें मुझे सपोर्ट करोगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक। I grew up in an